आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़े और क्लियर है, जो हर शख्स को उसके तमाम बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है। सहूलियात तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अलबत्ता मसाइलों के अंबार हैं यहाँ पर। मुस्ता मोहम्मद में इलेक्शन साफ और शफाफ होते बिल्कुल हरगिज़ नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अपने पूरे आब-व-ताब के साथ, अपने शाहाना प्रोटोकॉल के साथ, अपनी एक सरकारी मशीनरी के साथ इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं और हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शफाफ इलेक्शन के जो दावे हैं वो उस्ता मुँह में नज़र नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑडियम फेसबुक पेज से दिलमुराद उमरानी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ उमरानी हाउस उस्ताद में। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ मौजूद हैं सियासी समाजी रहनुमा सरकर्दा मोहम्मद सदीक उमरानी साहब, जिनसे आज एक नशिस्त करेंगे। हमारे साथ रहिए, आइए सर से बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। सरकर्दा साहब, जनरल इलेक्शन के अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐलानात भी हो गए हैं, 8 को इलेक्शन हो रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है। यहाँ पे इलेक्शन साफ शफाफ होंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जो मैं कल भी एक चीज़ें हाईलाइट कर चुका हूँ, मैंने हुक्काम बाला तक चीज़ें भेजी हैं सोशल मीडिया के तवस्सुत से, अपने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर उनसे गुजारिश की है। देखिए यहाँ पर बाकी इलाकों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस्ता मोहम्मद में इलेक्शन साफ और शफाफ होते बिल्कुल हरगिज़ नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अपने पूरे आब-व-ताब के साथ, अपने शाहाना प्रोटोकॉल के साथ, अपनी एक सरकारी मशीनरी के साथ इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर आप किसी गरीब आदमी के पास आप जाएंगे, उनके पास आप मतलब एक बंदा अगर सिंपली एक गाड़ी के साथ वर्क पे जा रहा है और दूसरा आदमी जो है 8, 10, 12 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ सरकारी पुलिस मोबाइल के साथ जाए और सरकारी एक बड़ी लग्जरी गाड़ी पे जिस पर स्पीकर का एक जो है ना प्लेट लगा हो, तो देखें लोग बड़े असरअंदाज होते हैं इन चीज़ों से। और हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो शफाफ इलेक्शन के जो दावे हैं वो उस्ता मुँह में नज़र नहीं आ रहे। अगर स्पीकर के आब-व-ताब के साथ, स्पीकर के प्रोटोकॉल के साथ कोई बंदा जाएगा तो यकीनन वो असरअंदाज होगा। इस वक्त भी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के मराद लेने वाले शख्स का उस्ता मोहम्मद की इंतज़ामिया पर मुकम्मल कंट्रोल है। इवन वो पूरे बलूचिस्तान हुकूमत में जो है असर रख रहा है, लेकिन हम अपने इलाके की बात करें तो यहाँ पर जो है उनका मुकम्मल असर है। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल से बिल्कुल शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावट है। तो उनसे इलेक्शन कमीशन से पहले मैं मुतालबा करूँगा बहैसियत एक शहरी और बहैसियत एक उम्मीदवार जो इलेक्शन आ रहे हैं आगे, तो मेरा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा होगा कि स्पीकर साहब को या तो हिदायत करें कि वो अपने जो स्पीकरी का प्रोटोकॉल है वो बग़ैर उसके चले जाएँ। बेशक स्पीकरी का ओहदा वो अपने पास रखते हैं, रख लें, उसमें कोई अर्ज नहीं है। तो स्पीकरी के प्रोटोकॉल को छोड़कर एक आम जैसे दूसरे लोग वर्क करते हैं उसी तरह जाएँ। अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता तो स्पीकर को चाहिए कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे और इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ना हर किसी का आईनी, कानूनी और जमहूरी हक़ है, बेशक इलेक्शन लड़ें, लेकिन इस अमल से इलेक्शन शफाफ होते नज़र नहीं आते हमारे इलाके में। ये भी हमने देखा है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया है कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन का, तो यहाँ पे पार्टियाँ तब्दील करने का सिलसिला शुरू हो गया। आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को थोड़ा ये? भाई ये जो पार्टियाँ तब्दील करने वाले लोग होते हैं, ये मफाद परस्तों का एक टोला होता है। हर जिसको जहाँ पर जो कहते हैं ना, एक रिवायत है कि चढ़ती सूरज के पुजारी जो होते हैं। देखिए पहले अभी कुछ हवा नज़र आई पीपल्स पार्टी की तो लोग भागते भागते पीपल्स पार्टी में चले गए। अभी नून लीग की थोड़ी बहुत जो है नज़र आ रही है कि भाई उसके हालात अच्छे हो रहे हैं तो लोग फिर वहाँ जा रहे हैं। अभी कल कोई और पार्टी आएगा तो लोग उसमें जाएंगे। तो मतलब ये है कि ये लोग जो है ना, ये मफादात को तरजीह देने वाले, इनके माइंड सेट में ये होता है कि हम किसी पार्टी का सहारा लेकर हम एमपीए की सीट हासिल कर लें और लोगों के खून पसीने की कमाइयों को चूसते रहें, जो लोगों के टैक्सेस के पैसे हैं उसको हम मतलब अपने अयाशियों में सर्फ करें, मराहत लेते रहें। ये मैच इसलिए जाते हैं। लेकिन देखिए आप अगर अवामी मफाद की बात करते हैं, अगर आवाम के हकूक़ की बात करते हैं तो आप आज़ाद रहकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप उसी पार्टी में जिस पे आप साबका पार्टियों में रहे हैं, आप उसी पार्टी से रहकर अच्छी तरह से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। हाँ, पार्टियां लोग छोड़ते हैं लेकिन वो नज़रियात की बात होती है। आप देखें अगर पार्टी
کی پالیسی عوام کے مفادات سے ٹکرا رہی ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہی ہے، تو پھر بے شک آپ چھوڑیں، لیکن بغیر کسی وجہ کہ آپ ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے میں، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے میں، تیسرے کو چھوڑ کر چوتھے میں، تو یہ میرے خیال سے پیٹ پرستی کا ایک ڈھونگ ہوتا ہے، اس کا عوام کی خدمت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سر سرکردہ صاحب، آپ نے جس طرح بات کیا الیکشن کے حوالے سے، یہاں پہ آپ ایک سیاسی سماجی رہنما ہیں، آپ نوجوان کی عادت ہیں، یہاں پہ الیکشن میں آپ حصہ لیں گے اور کس تنظیم سے لیں گے، کس پارٹی سے لیں گے، یا آزاد امیدوار کے طور پر آئیں گے؟ تو ہاں ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں۔ بھائی الیکشن میں اس وقت تک تو میرا بھرپور ارادہ ہے انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لینے کا، لیکن ظاہری بات ہے ہم علاقے کی مفاد کو سامنے رکھتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ علاقے کے مفادات میں بہترین فیصلے ہوں، اور پارٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی سے شمولیت کی دعوتیں آ رہی ہیں، مجھے مسلم لیگ نون کے پرانے دوست ہیں ہمارے، ان کی طرف سے بھی جو ہے دعوت آ رہے ہیں کہ اب ہماری پارٹی جوائن کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ جو علاقے کے مفاد میں بہتر ہوگا، جو علاقے کے مفاد میں ہمیں اچھا نظر آئے گا کہ اس پارٹی کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کی، ہم علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بنیادی حقوق دلانے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، یا ہم سمجھیں گے کہ اس پارٹی میں جا کر آگے ہمیں سنا جائے گا، ہمارے بنیادی مسائل کو حل کیا جائے گا، تو شاید آگے چل کر ہم کسی نہ کسی پارٹی میں شمولیت ضرور اختیار کریں گے۔ یہ بھی بتانا ہے ہمارے ناظرین کو، نوجوان کی عادت ہے، تو آپ کا منشور کیا ہے، آئین کیا ہے؟ یہ آئین تو وہ ہے جو آئین پاکستان ہے، جو ہم سب کو بنیادی حقوق دیتا ہے۔ دیکھیں اگر آئین کا کسی نے اسٹڈی کیا ہے تو ہمارا آئین آئین پاکستان بڑا واضح اور کلیئر ہے، جو ہر شخص کو اس کے تمام بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو الیکٹیبلز ہیں انہوں نے لوگوں کے حقوق سلب کیے ہیں، انہوں نے لوگوں کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، تو دیکھیں ہم اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے جو ہمیں آئین پاکستان دیتا ہے۔ میرے منشور کا حصہ اگر اللہ نے کبھی بھی موقع دیا لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو میرے منشور کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تعلیم کو ہر فرد کے لیے، اپنے علاقے کی میں بات کروں، جو ہمارا آئین پاکستان کا ہے کہ تعلیم ہر کسی کا بنیادی حق ہے، ہر کسی کو اظہار آزادی رائے کا حق ہے، ہر کسی کو اس کے جو ہے نا آئین پاکستان تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، چاہے وہ اقلیتی ہو، چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہوں، تو ان کو تحفظ ان کی یقینی بنائی جائے گی۔ بنیادی سہولیات میں اگر ہم صحت کی بات کریں، اگر ہم روڈ رستوں کی بات کریں، اگر ہم پینے کے پانی کی بات کریں، اگر ہم جو ہے امن و امان کے حوالے سے بات کریں، مطلب جو چیزیں آج کل کی 21ویں صدی میں لوگوں کی ضرورت ہے، تو وہ تمام چیزیں ہمارے منشور کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ ہم نے جو لانگ مارچ پہ ہم نکلے تھے، استاد محمد سے ساتھی ہمارے جو، تو ہمارے اس میں بھی جو بنیادی ضروریات تھی ہم نے اسی کا مطالبہ کیا تھا، اور اب بھی ہم اپنے اسی باتوں پہ قائم ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے منشور میں بھی یہی ہے کہ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو ہم آئین پاکستان میں حاصل تمام جو آئینی حقوق ہیں ان کو اپنے لوگوں تک اور ان کے اپنے شہریوں تک ان کو پہنچائیں، جن میں سب سے پہلا کام یہاں کے لوگوں کو تعلیم دینا ہے، صحت کی سہولیات ہیں جیسے میں عرض کر چکا ہوں۔ جب آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ان کو ایک تیسری آنکھ دیتے ہیں، تو وہ لوگ ذہنی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ جو مطلب یہاں کے ہر علاقے میں جہاں پہ بندہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو وہاں کے ظالم اور جابروں کی قید سے وہ تعلیم یافتہ شخص آزاد ہو کر ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دے سکتا ہے۔ جس طرح آپ نے سہولیات کے حوالے سے بات کی ہے، یہاں پہ ہم سہولیات کیا کیا ہیں، تھوڑا ہمارے ناظرین کو مختصراً یہ بھی بتائیں کہ کیا سہولیات ہیں استامون میں؟ آپ بھی استامون کے رہنے والے، آپ ایک سیاسی سماجی نوجوان کی عادت ہیں۔ بھائی سہولیات تو یہاں پہ کچھ نہیں ہے، البتہ مسائلوں کے انبار ہیں یہاں پر۔ ابھی آپ دیکھیں میں نے کچھ دن پہلے بھی ایک مسئلہ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمارا پانی 21ویں صدی میں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، نہری علاقہ ہے ہمارا، کھیرتر کینال ہے، شہر کے وسط سے ایک اپنا جو ہے مطلب ڈسٹری جس کو آپ کہتے ہیں، شاخ کہتے ہیں، وہ گزر رہا ہے، تو پی ایچ ای کے 2-3 اسکیمات ہیں، ایک فیز 1 ہے جس سے 50 سے 60 بلکہ 70% شہری آبادی فیز 1 پہ ہے، فیز 2 پہ 30% آبادی ہے۔ ابھی جو ایم پی اے صاحب کا اپنا گھر ہے ان کے خاص ایک گھر کے لیے ایک الگ پی ایچ ای کا اسکیم ہے، تو پانی جو ہے نا ہمارے شہریوں کو 21ویں صدی میں پینے کا پانی نہیں ہے۔ آپ خود آپ کو پتہ ہے کہ آپ شہر کی ہر گلیوں میں جاتے ہیں، سروے کرتے ہیں، لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں، تو پینے کا پانی نہیں ہے، لوگوں کو مہنگے داموں پہ لوگ پانی خریدنے پہ مجبور ہیں، اور مطلب میں ایک چھوٹی مثال دی ہے پانی کی۔ اگر ہم آ جاتے ہیں دوسرے سہولیات پر، آپ صحت کی سہولیات دیکھیں،
सिविल अस्पताल आपका जाना होता है, तो वहाँ पर जो मेडिसिन्स का कोटा है वो आपके सामने है, स्टाफ नहीं है, ट्रामा सेंटर ताल गैर फ़ाल है। अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं दी जाती, और अगर हम रोड रस्तों की बात करें तो वो आपके सामने है। यहाँ पर कानून नाम की इस इलाके में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक डिक्टेटरशिप वाला माहौल है। फ़र्द वाहिद की हुकूमत है इस इलाके में, और वही जो है मतलब उसने अपने पूरे निज़ाम को, इलाके के निज़ाम को हाईजैक रखा हुआ है। लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही। ये इसलिए होता है, मतलब आप जब बंदे को आप पानी भी देंगे, उनको बिजली भी देंगे, उनको गैस भी सही मानों से आप देंगे, आप उनको सेहत की सहूलियात भी देंगे, आप उनको अच्छे रोड रास्ते भी देंगे, तो वो फिर उससे बढ़कर आगे का सोचेंगे। वो कहेंगे जी हमें यूनिवर्सिटी दे दो, वो फिर कहेंगे कि हमें अच्छा तालीमी माहौल दे दो। वो जो मतलब आप इस्लामाबाद में लाहौर के लोगों को देखते हैं, कराची के लोगों को देखते हैं, या दूसरे जो हमारे पाकिस्तान के अच्छे अच्छे शहर हैं, या बैनुल-अक़वामी शहरों की अगर हम बात करें, तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड है, तो लोग फिर वहाँ चले जाते हैं कि हमें ये चीज़ें दें, जहाँ तक हमारे एमपीएस, हमारे नुमाइंदगान जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि ये लोगों को रोड, नाली की ये सोच तक महदूद रखें, इनकी सोच लिमिटेड हो, ताकि ये आगे का सवाल ना करें और बस इधर ही पड़े रहें। तो ये मसाइलों के अंबार है हमारे पास। सरकर्दा साहब बहुत शुक्रिया। आखिर में आपको जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, तो उनको क्या पैगाम देंगे? जी, आपके तवस्सुत से मेरा यहाँ के लोगों को, उस्ता और गंदाखा के लोगों से ये गुज़ारिश करना चाहूँगा मैं कि देखें, वोट एक कीमती अमानत होती है। वोट की पर्ची को आप एक बस मामूली पर्ची ना समझें, ये आप किसी की जो है बैयत करने वाली बात होती है। आप लोगों को मतलब मुंतखब करके आला ऐवानों में भेजते हैं। तो मेरी ये गुज़ारिश होगी कि आप जो है अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जिसको भी आप समझते हैं, जो भी आपके नुक्ता नज़र में, जो भी आपकी सोच में, जो भी आपके ख़यालात में अगर आप समझते हैं कि ये नुमाइंदा अच्छा है और पिछले अदवार में इसने अच्छा काम किया है, तो आप उसको वोट दे दें। अगर आप समझते हैं कि नहीं, इसने गंदाखा का मुआशी कत्ल किया है, इस उम्मीदवार ने उस्ता के लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा है, इस उम्मीदवार ने लोग हैं, यहाँ के मकामी लोग हैं, उनको सहूलतों से महरूम रखा है, उस उम्मीदवार के साहिबजादे ने यहाँ की इंतज़ामिया को हाईजैक रखा है, सारी चीज़ें अवाम के सामने हैं, उसकी वज़ाहत में लंबा हो जाएगा। तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरे ख़्याल से मुस्तरद करना चाहिए, अच्छे उम्मीदवारों के पास जाना चाहिए। मैं दोबारा कहूँगा कि अगर आप लोग समझते हैं वो उम्मीदवार आपके लिए ठीक है, तो फ़ैसला अवाम के हाथ में है। गुज़ारिश इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि अपने वोट का सोच समझ कर इस्तेमाल करें। अगले 5 साल रोने की बजाय आपका ये जो 8 फरवरी का दिन है, इस एक दिन में आप बड़े समझ, सोच, विचार के साथ घरों से निकलें और अपने वोट को सही इस्तेमाल करें, ताकि आपके वोट को जो है आपकी वोट का ताकत आपको काम आ सके, आपके बुनियादी हकूक़ आपको मिल सकें, और आगे चलकर आपको पछतावा ना हो कि हमने किसी गलत शख्स को मुंतखब किया है। जी नाज़रीन, ये था सरकर्दा मोहम्मद सदीक़ साहब जो आज जनरल इलेक्शन के हवाले से बातचीत किया है और इलाके के मसाइल पर बात। देखने वालों से गुजारिश करूँगा आप मुफादामा के तहत ज़रूर हम इस वीडियो को शेयर भी करें और अपनी कमेंट्स भी दें। तो मुझे और सरकर्दा मोहम्मद सदीक़ साहब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वैसा वीडियो मुस्तान बलोसान।